Hello dear students. Today we will discuss about the three sectors comparison. That is the content of second chapter, the factors of Indian economy. In this content we will find out the GDP, historical change in sectors and the important facts of this concept. Let's start the topic. Comparing the three sectors. The various production activities in the primary, secondary and tertiary sectors produce a very large number of goods and services. जो अलग अलग प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ होती हैं, उत्पादन की जो अलग अलग क्रियाएं होती हैं, चाहे वो प्राइमरी विंग की हों, सेकेंडरी उसकी हों, सेक्टर की या फिर टर्शियरी सेक्टर की हों, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों का उत्पादन किया जाता है और सेवाओं का उत्पादन भी होता है. Also, the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. और इन तीनों सेक्टर में इन सभी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज को लार्ज या मास प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयड भी किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर काम करते हैं. इन नेक्स्ट स्टेप therefore is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. तो अगले स्टेप में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जा रही हैं, ये कैसे प्रोड्यूस की जा रही हैं और कितने लोग इस प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं. इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स. एक इकोनॉमी में एक या एक से ज़्यादा सेक्टर हो सकते हैं, यानी अलग अलग क्षेत्र के गतिविधियां उसमें शामिल हो सकती हैं. विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन. वो टोटल प्रोडक्शन की टर्म में जो है आगे पीछे हो सकते हैं, यानी डोमिनेंट का मीनिंग होगा यहाँ पर आगे होना. एंड एम्प्लॉयमेंट हो सकता है कि उसका प्रोडक्शन, कोई भी सेक्टर एक ऐसा भी हो सकता है जिसका प्रोडक्शन भी लार्ज नंबर में हो रहा हो और उसमें एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा दिया जा रहा हो, मीन्स ज़्यादा लोग इंगेज्ड हों और मास प्रोडक्शन की प्रोसेस वहाँ पर कंटिन्यूड हो. वाइल अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज. और उसके कंपैरिजन में जो दूसरे सेक्टर हैं वो साइज में स्मॉल हो, मतलब वहाँ पर कम लोगों को एम्प्लॉय किया गया हो और हो सकता है कि उसका प्रोडक्शन भी कम हो. कोई एक सेक्टर किसी को लीड करता हुआ दिखाई दे सकता है. हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर. हम अलग अलग प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को कैसे काउंट करते हैं, यानी उसकी गिनती कैसे की जाती है कि कितना उत्पादन हुआ, कितनी चीज़ें बनी, कितनी सेवाओं का उत्पादन हुआ और टोटल प्रोडक्शन किसी सेक्टर का कितना रहा, ये चीज़ें हम कैसे जान सकते हैं. विद सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड यू माइट थिंक दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क. इतनी ज़्यादा हजारों की लाखों की संख्या में जो है चीज़ों का उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन देश के अंदर हो रहा है, जिसको काउंट करना एक असंभव कार्य है. नॉट ओनली वुड द टास्क बी एनॉर्मस. ना केवल ये काम जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है. यू माइट ऑल्सो वॉन्डर हाउ वी कैन एड अप कार्स एंड कंप्यूटर्स एंड नेल्स एंड फर्नीचर. हम कैसे कार को, कंप्यूटर को और जो ये नेल्स होती हैं, कील होती हैं और फर्नीचर होता है, इन सबको कैसे जो है काउंटिंग करके बता सकते हैं कि हाउ मैनी नंबर ऑफ दीज थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन ए ईयर. इट वोंट मेक सेंस. इसकी कोई सेंस नहीं बनती, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है. यू आर राइट इन थिंकिंग सो. तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं. टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को सुलझाने के लिए economists suggest that the values of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. कि किसी भी गुड्स और सर्विस की एक्चुअल नंबर्स को काउंट करने के बजाय उस गुड और सर्विस की जो है फाइनल वैल्यू जो है उसको ऐड कर लिया जाए तो आपको प्रोडक्शन का जो है सोर्स पता चल जाएगा. For example, if 10,000 kg of wheat is sold at rupees 8 per kg, the value of wheat will be rupees 80,000. अगर 10,000 किलो व्हीट का रेट पर केजी के हिसाब से 8 रुपीज़ हो, यानी 1 किलो का रेट जो है 8 रुपये
के हिसाब से सेट किया जाए और आपके पास वीट है 10,000 kg, तो आपकी फाइनल वैल्यू उस वीट की क्या हो जाएगी, 80,000 रुपीज़ हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट्स एट ₹10 पर पीस का, अगर कोकोनट के पर पीस का वैल्यू 10 रुपीज़ अगर एक बार हम मान लेते हैं, और अगर हमारे पास हैं 5,000 कोकोनट्स, तो उसकी जो टोटल वैल्यू है वो 50,000 हो जाएगी। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स, ठीक इसी प्रकार से तीनों सेक्टर की जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी जो फाइनल वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है, और कैलकुलेट करने के बाद तीनों सेक्टर के जो है वैल्यूज को ऐड कर लिया जाता है, जिससे कि जीडीपी बनती है। Remember, there is one precaution one has to take. यहाँ पर एक बात याद रखने की है, ध्यान रखने लायक बात ये है, Not every good or service that is produced and sold need to be counted. हर एक वो चीज़ जो प्रोड्यूस हो रही है और बेची जा रही है सबकी वैल्यू काउंट नहीं की जाती। इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विस। हर वो चीज़ जो फाइनल है मीन्स कस्टमर तक जब पहुंच जाती है तो अंत में जो उसका मूल्य होता है, यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है जब कस्टमर तक पहुंचने तक, उस वैल्यू को काउंट किया जाता है। उससे पहले वाली वो किस के भी हाथों से चीज़ गई है उसकी वैल्यू काउंट नहीं की जाएगी। टेक फॉर इंस्टांस, उदाहरण लेते हैं एक, अ फार्मर हु सेल्स व्हीट टू अ फ्लोर मिल फॉर ₹8 पर केजी। एक किसान अपने गेहूं को आटा चक्की वाले को 8 रुपये केजी के हिसाब से बेचता है। द मिल ग्राइंड्स द व्हीट एंड सेल्स द फ्लोर टू बिस्किट कंपनी फॉर ₹10 पर केजी। तो वो जो आटा चक्की वाला है वो इसको गेहूं को पीस कर और उसे बिस्कुट वाली कंपनी को 10 पर केजी के हिसाब से आटे को बेच देता है। 8 रुपीज़ में ख़रीदा था पर केजी के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से 10 रुपीज़ के हिसाब से उसने आगे बिस्किट कंपनी को इसको सेल कर दिया। द बिस्कुट कंपनी यूजेस द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। अब वो बिस्किट वाली जो कंपनी है उस आटे को यूज करेगी और उसमें मिलाएगी चीनी, तेल और अदर स्पाइसेस अगर उसको नीड लगती है, तो इसको मिलाकर वो बिस्किट के पैकेट बनाती है और 4 पैकेट के हिसाब से वो उसको बेच देती है। इट सेल्स बिस्किट्स इन द मार्केट टू द कस्टमर ऑफ ₹60 पर 15 पर पैकेट। और 4 जो पैकेट उसने बीच में बनाए हैं, एक पैक बनाया, उसका टोटल वैल्यू उसने रख दिया, टोटल उसका कॉस्ट रखा ₹60, यानी 15 रुपीज़ पर पैकेट के हिसाब से उसको चार्ज किया। बिस्किट्स आर फाइनल गुड्स। बिस्किट जो हैं अब बन चुके हैं, यानी जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है, अब ये कस्टमर तक पहुंचने वाले हैं। तो ये जो बिस्किट हैं ये फाइनल गुड्स बन गई और अब ये कस्टमर तक या कंज्यूमर तक पहुंच जाएंगी और यही इसकी फाइनल वैल्यू है, यानी ₹60 जो हैं जीडीपी में काउंट होंगे, ना कि पहले वाले 8, 10 या अदर जो रेट उन्होंने जो डिसाइड किए होंगे, या बीच में कोई और आ जाता है जो मीडिएटर होता है या फिर और कोई ले जाता है। तो कस्टमर तक पहुंचने के बाद, कस्टमर तक जो चीज़ जब पहुंचती है तो जो उस टाइम पर उसका कॉस्ट होता है उसी को हम जीडीपी में काउंट करते हैं। Why are only final goods and services counted? फिर आपके मन में ये क्वेश्चन बनेगा या क्वेश्चन आ सकता है कि हम आखिरी चीज़ों को ही और सेवाओं को ही काउंट क्यों करते हैं। In contrast to final goods, goods such as wheat and the wheat flour in the example are intermediate goods. हमने ऊपर जो एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें आपने देखा था गेहूँ और गेहूँ का आटा इंटरमीडिएट गुड्स मानी जाती है, यानी बीच में जो जिनकी सहायता से कोई फाइनल गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये हेल्पिंग गुड्स हैं, तो इनका जो है वैल्यू ऑलरेडी 60 रुपीज़ में बाद में काउंट हो जाता है, क्योंकि 8 और 10 और इसके बाद ये जो 15 आया, तो ये जो 15 है इसमें इनकी वैल्यू एडिड है पहले से ही, क्योंकि हर कोई अपना प्रॉफिट रख कर चलता है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है हम उन्हें इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा, इसलिए आपकी एक डेफिनेशन तैयार हो गई। इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं, फाइनल गुड्स क्या होती हैं और जीडीपी कैसे काउंट होती है। ये 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी है।
The value of final goods already included the value of all intermediate goods that are used in making the final goods, क्योंकि जो intermediate goods की वैल्यू है वो ऑलरेडी उसमें फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूडेड होती है, क्योंकि उसकी हेल्प से ही आगे चलकर वो अपना प्रॉफिट रखते हुए लास्ट में एक कॉस्ट पर पहुंचते हैं. Hence, the value of rupees 60 for the biscuits final good already included the value of flour rupees 10, क्योंकि जो बिस्किट की वैल्यू है 60 रुपीज़ उसी के वो एक फाइनल गुड है. और अब इसमें इंक्लूडेड है उस आटे का रेट भी जो कि 10 रुपीज़ केजी के हिसाब से बेचा गया था. सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से आप देख सकते हैं दूसरे पेज पर. Similarly, the value of other intermediate goods would have been included. दूसरी जो चीज़ें बिस्किट बनाने के लिए यूज की गई हैं उनकी वैल्यू भी उसमें ऐड होगी. To count the value of the flour and wheat separately is therefore not correct. अब आप इसमें अलग अलग से आटे का रेट, अलग अलग से गेहूं का रेट अगर लगाते हैं तो ये चीज़ सही नहीं होती. Because then we would be counting the value of the same things a number of times. तो अगर हम इस टाइप से जो है गुड्स को काउंट करने लग जाएं तो हर चीज़ को हम बार बार काउंट कर रहे हैं और वो एक सही प्रोसीजर नहीं है. फर्स्ट एज व्हीट, देन एज फ्लोर एंड द फाइनली एज बिस्किट्स. पहले हम गेहूं का रेट लगाएंगे, फिर उसके आटे का लगाएंगे, फिर फाइनल गुड्स के बिस्किट का रेट लगाएंगे. तो इसमें वो बार बार ऐड होता चला जाएगा, जिससे कि एक एप्रोप्रिएट प्रोसीजर नहीं माना जा सकता और जीडीपी में इस टाइप की कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है. The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. ये है आपकी जीडीपी की एक जो है इसको हम कह सकते हैं डेफिनेशन. फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन जो हर सेक्टर में हो रहा है और एक पर्टिकुलर ईयर में होता है और एक ये जो है उस ईयर के अंदर एक देश की जो है तीनों सेक्टर के अंदर जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसको हम कह सकते हैं जीडीपी. और उसकी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू है उसको अगर हम जोड़ देते हैं तीनों सेक्टर की तो क्या बनेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी. किसी देश की जीडीपी को काउंट करने के लिए तीनों सेक्टर की फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को ऐड करना पड़ता है. इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री. ये फाइनल गुड्स और सर्विसेज का फाइनल वैल्यू होती है जिसे ऐड करने के बाद किसी देश की जीडीपी निकाली जा सकती है एक पर्टिकुलर ईयर के लिए. जीडीपी दिखाती है कि किसी देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, हाउ बिग द इकोनॉमी इज का मीनिंग यहाँ पर ये आ जाएगा. इन इंडिया द mammoth task of measuring GDP is undertaken by a central government ministry. आप याद रखिएगा ये 1 मार्क का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसी देश की इतना बड़े काम को जो है करने वाली संस्था का नाम क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, केंद्रीय सरकार का मंत्रालय. कौन सा मंत्रालय? This ministry, with the help of various government departments of all the Indian states and union territories, collects information relating to total volume of goods and services and their prices and then estimate the GDP. हमारे देश का वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इस टाइप की कैलकुलेशन करवाती है. इसके लिए वो हेल्प लेती है इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से. अलग अलग उसके गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं उनकी हेल्प लेकर इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है. किस टाइप की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है? टोटल वैल्यूम ऑफ गुड्स और सर्विसेज अलग अलग सेक्टर्स में कितना हुआ और उनकी प्राइसेस क्या थे, उन सबको एस्टिमेट करके वो जीडीपी को कैलकुलेट करने का काम करता है. तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा. नेक्स्ट बेटा, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स. सेक्टर्स में कुछ ऐतिहासिक परिवर्तन आए हैं. पहले जो है प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट करता था, यानी आप ये लगा सकते हैं कि ज़्यादातर हमारे देश के लोग कृषि क्षेत्र में ज़्यादा लगे थे और आजकल इसमें जो है इसके प्रपोर्शन में चेंज आता जा रहा है. जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मैनी नाउ डेवलप्ड कंट्रीज दैट एट इनिशियल स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वॉज टू मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. आमतौर पर ये ध्यान दिया जाता है, अगर हम अपनी या अलग देशों की जो है इतिहास को देखते हैं तो किसी भी देश का विकास होने से पहले शुरुआती स्तर पर जो विकास था तो उस दौरान
उस देश का जो है प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी मेन बना हुआ था उस देश के लिए। यानी कृषि क्षेत्र सबसे ज़्यादा डेवलप कर रहा था, भले ही उसमें प्रोग्रेस दूसरे जो है मॉडर्नाइजेशन ना हुआ हो, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग कहाँ इंगेज थे, लेबर कहाँ पे दिया जा रहा था और सबसे ज़्यादा लोग कौन से सेक्टर पर डिपेंड थे, तो वो था प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंसी इनिशियल स्टेज की डेवलपमेंट में दिखाई देती है डिफरेंट कंट्रीज़ की। As the methods of farming changed and agriculture sector began to prosper, it produced much more food than before. जैसे जैसे खेती करने के तरीक़ों में बदलाव आया और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है समृद्ध होने लगा और उसमें नई नई टेक्नोलॉजी को हम हायर करने लगे, तो वैसे वैसे हमारे जो खाद्यान्न हैं यानी खाने का जो अनाज है वो पहले से ज़्यादा उगाया जा सका। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज़। बहुत सारे लोग अब दूसरे काम भी करने लगे हैं। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सनस एंड ट्रेडर्स। अब बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा जो है हस्तशिल्पकार और व्यापारी लोग बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज्ड मैनी टाइम। खरीदना और बेचने की जो गतिविधियाँ हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। बिसाइड्स देर आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग जो हैं अब ट्रांसपोर्टेशन के काम में भी लगे हुए हैं, यानी वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रशासकीय कामों में ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेने लगे हैं। आर्मी में लोग इंटरेस्ट लेने लगे हैं, जो कि पहले कम हुआ करता था। However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sector and most people were also employed in this sector. पहले क्या होता था कि ज़्यादातर जो सामान तैयार होता था वो नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ की वजह से होता था और ज़्यादा लोग इस सेक्टर में लगे हुए होते थे, क्योंकि उस समय पर अदर सेक्टर्स डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ओवर ए लॉन्ग टाइम, मोर देन 100 ईयर्स, एक लंबे समय के बाद, लगभग आप मान सकते हैं कि कुछ 100 साल पहले, एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस। और ख़ास करके जो चीज़ें बनाने की जो प्रोसेस होती है उसके अलग अलग तरीक़ों के नए नए मेथड्स डेवलप होने की वजह से फैक्ट्रीज़ का काम ज़्यादा बढ़ने लगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश होने लगी और इनका जो है प्रोडक्शन भी एक्सपेंड होने लगा, यानी ये बड़े पैमाने पर अलग अलग देशों में अपना प्रोडक्शन करने लगी। Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories. जो लोग पहले सिर्फ खेतों में ही काम करके अपने अर्निंग करते थे वो अब फैक्ट्रियों में जाकर वर्क करने लगे, लार्ज नंबर में करने लगे, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग अब खेती बाड़ी छोड़कर और फैक्ट्रियों में ज़्यादा काम करने लगे। People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates. और इसका परिणाम क्या हुआ कि अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद पाते हैं, यूज कर पाते हैं, क्योंकि इन फैक्ट्रियों में जो सामान तैयार होता है वो चीप रेट में तैयार हो जाता है मशीनों की मदद से। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की बेसिस पर और टोटल प्रोडक्शन के बेसिस पर सेकेंडरी सेक्टर धीरे धीरे एक इम्पोर्टेंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर बन गया। इसकी वैल्यू पहले से ज़्यादा बढ़ गई। पहले प्राइमरी सेक्टर की वैल्यू ज़्यादा थी, फिर इसकी बढ़ने लगी। हैंस ओवर टाइम अ शिफ्ट हैड टेकन प्लेस। और समय बीतने के साथ साथ इसमें भी बदलाव आया। दिस मीन्स दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स हैड चेंज। और धीरे धीरे क्या होने लगा कि तीनों सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो उसमें बदलाव आने लगा कि अब जो है कोई एक जो सेक्टर है उसके ऊपर डिपेंडेंसी टोटली नहीं रही। इन द पास्ट 100 ईयर्स देयर वो हैज बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर। 100 साल पीछे की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ हमने देखी। अब उसके बाद टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि जो मास प्रोडक्शन फैक्ट्रीज़ में हमने क्रिएट किया था, डेवलप किया था, उसको सेल करने की बात आई तो डेवलप कंट्रीज़ ने उसको सेल करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ डेवलप होने लगी। द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन के बेसिस पर अगर हम बात करें तो सर्विस सेक्टर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग सर्विस सेक्टर में इंटरेस्ट दिखाते हैं, ज़्यादा लोग लगने इसमें काम ढूंढते हैं। दिस इज़ द जनरल पैटर्न ऑब्जर्व इन डेवलप कंट्रीज। ये वो जनरल पैटर्न है जो कि ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज में देखने को मिलता है। अंडर डेवलप्ड और अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज, वहाँ पर फिर भी फॉर्मेट
अलग है। अभी भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन जहाँ तक बात है डेवलप कंट्रीज़ की तो यहाँ पर यही सर्विस सेक्टर ज़्यादा लीड करता है। व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द 3 सेक्टर्स इन इंडिया? भारत में इन तीनों सेक्टर के में कितने लोग काम पर लगे हुए हैं और कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। ओवर द ईयर्स हैव देयर बीन चेंजेज सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व फॉर द डेवलप कंट्रीज? क्या समय बीतने के साथ साथ डेवलप कंट्रीज के पैटर्न में भी सेम चेंजेज आए हैं जैसा कि दूसरे देशों में आ रहे हैं? वी शैल सी इन द नेक्स्ट सेक्शन। इस चीज़ को हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। यहाँ पर बेटा लेट्स वर्क दीज आउट एक कॉलम दिया हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को भी हम साथ साथ कवर अप करेंगे। व्हाट डज द हिस्ट्री ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इंडिकेट अबाउट द शिफ्ट्स दैट हैव टेकन प्लेस बिटवीन सेक्टर्स? अगर हम बात करें डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज की तो डेवलप कंट्रीज़ में सबसे पहले प्राइमरी जो है सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती होगी, लेकिन 100 साल से भी ज़्यादा समय पहले यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, जिसकी वजह से जो एक शिफ्ट देखने को मिला सेक्टर्स के बीच में, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस सेकेंडरी सेक्टर की बढ़ने लगी क्योंकि मास प्रोडक्शन फैक्ट्रीज और मिल्स में होने लगा, जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी मिला। और इसके साथ साथ पिछले 100 सालों में जो एक चेंज देखने को मिला वो ये था कि टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस यहाँ पर बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? क्योंकि वहाँ पे मास प्रोडक्शन हुआ और इस मास प्रोडक्शन को सेल परचेज करने के लिए, बेचने के लिए और प्रॉफिट को गेन करने के लिए इनको अदर एक्टिविटीज़ में इंगेज होना पड़ा, यानी पॉपुलेशन का जो इंटरेस्ट है वो टर्शरी सेक्टर की ओर बढ़ गया और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लीडिंग रोल है सर्विस सेक्टर का हो गया। अब यहाँ पर सर्विस सेक्टर, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। ये किसकी बात करें? हम डेवलप कंट्रीज़ की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो कि आपके लेटेस्ट जो एक पैटर्न आया है CBSE का, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए मैं इसको साथ साथ करवा रही हूँ, आपको भी करना चाहिए। करेक्ट एंड अरेंज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर कैलकुलेटिंग GDP फ्रॉम दिस जंबल। ये जंबल दिया गया है, यानी आगे पीछे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं या कुछ ऐसे हैं जो वर्ड्स नहीं होने चाहिए यहाँ पे, तो इनको रीअरेंज करके करेक्ट फॉर्म में लिखना है। टू काउंट गुड्स एंड सर्विसेज वी ऐड द नंबर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड, वी काउंट ऑल दोज दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट 5 years. Since we should not leave out anything, we add up all these goods and services. अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि इन्होंने कहा है कि चीज़ों और सेवाओं को काउंट करने के लिए हमें उनके नंबर को काउंट करना पड़ता है जो कि बनाई गई हैं, और इनको हम काउंट करने के लिए क्या करते हैं? पिछले 5 सालों का डेटा लेते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि अगर हम गुड्स सर्विसेज को GDP के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करेंगे? फाइनल टू काउंट द GDP वैल्यू we add the numbers that are finished goods and services. We add the value of final goods and services that are produced within a year. And यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? इंटरमीडिएट थिंग्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करना चाहिए। आई थिंक यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखी जानी चाहिए अगर हम इसको एप्रोप्रिएट वे में देखते हैं। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। आप इतना लेसन लर्न कीजिए, रीड कीजिए, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लर्न कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।